स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह हम आप लोगों के लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन की जो वीडियो दी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए उसी के आगे जो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो जो भी बच्चे यूपीपी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है भोटिया, दूसरा ऑप्शन है थारू, तीसरा ऑप्शन है बुक्सा और चौथा ऑप्शन है राजी राजी। तो अगर हम बात करें चारों ऑप्शन में से हमारे राइट ऑप्शन के बारे में, तो वो कौन सी जनजाति हो जाएगी, हमारी थारू जनजाति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है वो करेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो अगर बात करें कि प्राचीन काल में मथुरा जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी, तो पहला ऑप्शन है सूरसेन महाजनपद की, दूसरा ऑप्शन है पांचाल महाजनपद की, तीसरा ऑप्शन है कुरु जनपद की और चौथा ऑप्शन है मल्ल महाजनपद की। अगर हम चारों ऑप्शन के बारे में राइट ऑप्शन के बारे में बात करें कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो देखने को मिलता है कि सूरसेन, जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे यूपीपी की एग्ज़ाम की डेट है वो 17 और 18 फरवरी 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। और जो भी बच्चे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं कि जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो जो जौनसारी जनजाति है बहुत एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जौनसारी जो जनजाति है वो किए जाने वाला इसमें से निम्नलिखित में से नृत्य कौन सा है। तो घुमसू, झेला, रासो या सभी। तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि जो डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो घुमसू भी है, झेला भी है और रासो भी है। तो यहाँ पे जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ये तीनों हमारे ऑप्शन राइट रहने वाले हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन जो होंगे हमारे राइट हो जाएंगे। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। ये क्वेश्चन हमने आपको कल कराया था। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी होगी तो दोस्तों आपको ये आंसर जो है वो पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करें, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर माही गिर जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माही गिर राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है, तो माही गिर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है। आइए देखते हैं, इसमें 4 जनजातियां दी गई हैं। तो चारों जनजातियों में से सही कौन सा सुमेलित है। बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो बैगा गोरखपुर, थारू जनजाति बांदा से रिलेटेड है, बुक्सा बिजनौर से, भोटिया बाराबंकी से। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो जो हमारी बुक्सा है वो जो है बिजनौर से रिलेटेड रहने वाली है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो बुक्सा जनजाति है उसका संबंध दोस्तों कहाँ से है, बिजनौर जिले से रहने वाला है। आइए इसी के साथ में देखते हैं, इसी के साथ में हम अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी। जो कुशीनगर है वो किसकी राजधानी थी, मग्गों की थी, लिच्छवियों की थी, शाक्यों की थी या मल्लों की थी। तो अगर हम चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो आइए नीचे देखते हैं इसका ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है। तो मल्लों की राजधानी थी। किसकी थी, मल्लों की राजधानी थी। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न पर देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, काशी में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था या श्रावस्ती में हुआ था। तो चारों ऑप्शन के बारे में अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कुशीनगर। क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो कुशीनगर जो जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। कुशी
नगर जो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। सर्वाधिक जो जनजाति है वो कौन सी निवास करती है। तो पहला ऑप्शन है खरवार, दूसरा ऑप्शन है बुक्सा, तीसरा ऑप्शन है थारू और चौथा ऑप्शन है माहीगीर। तो आइए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थारू जो जवाब होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति है वो सर्वाधिक निवास करती है। तो यूपीपी के लिए जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट था हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं और वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आपको आज कराने वाले हैं वो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बुक्सा जनजाति द्वारा, माहीर जनजाति द्वारा, थारू जनजाति द्वारा या खरवार जनजाति द्वारा। तो अगर हम चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो खरवार ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो कर्मा जो नृत्य है वो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरह आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो मिर्ज़ापुर में, लखीमपुर खीरी में, वाराणसी में या चित्रकूट में। तो चारों ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन आइए देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। तो लखीमपुर खीरी जो हमारा जवाब होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमको सही देखने को मिलता है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है कि राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। तो आइए देखते हैं जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़ या वाराणसी। तो चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्या है कि सोनभद्र। दोस्तों क्या दिया गया है, सोनभद्र जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि जनजातियों से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जाम में आपको यूपी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराएंगे और जनजाति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। तो इसके बाद जो कल की क्लास आएगी उसमें हम आपको यूपी स्पेशल कराने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं। तो अगर बात करें कि राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य किस जनजाति की उपजातियां हैं, तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो थारू जनजाति की किसकी उपजातियां हैं, थारू जनजाति की यहाँ ये जो है उप जनजातियाँ रहने वाली हैं। तो आइए इसी के साथ में देखते हैं हम अगले प्रश्न पर और उत्तर प्रदेश के किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का जो वर्ण विभाजन है वो हिंदुओं जैसा है। तो बुक्सा का, माहीगीर का, थारू का या खरवार का। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, बुक्सा जनजाति का जो वर्ण विभाजन है वो कैसा है, हिंदुओं जैसा रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। तो सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है। तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो ललितपुर जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। तो जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण क्लास रहने वाली, कैसी क्लास रहने वाली है, रामबाण क्लास रहने वाली है। और एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर इस क्लास को करके आप कर सकते हैं। अगर आप 18 तारीख तक कंटिन्यू 17 या 18 तारीख तक अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी क्लास मिलने वाली है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है। तो राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है। तो माहीवीर से, थारू से, बुक्सा से या खरवार से। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, थारू जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थारू ऑप्शन हमारा राइट सही हो जाएगा। तो किरात वंश का संबंध किससे है, थारू जनजाति से रहने वाला है। आइए इसी के साथ में हम देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। निम्न में से किस जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। तो सहरिया, बनरावत, पहरिया या बैगा। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो बनरावत जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो बनरावत जो है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या देखने को जनजाति मिलती है। आइए देखते हैं, इसी के साथ में बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो मोहम्मद समीर को, जगमोहन यादव को, अभिषेक चौधरी को या मुशर्रफ चौधरी को। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जगमोहन रावत। तो हमारा जगमोहन यादव जो हमारा जवाब होगा राइट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महानिदेशक जगमोहन यादव हमारा सही जवाब रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। जो थारू जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है, नजीजाबाद क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। अगर हम बात कर ले यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है तराई क्षेत्र में। कहाँ पर, तराई क्षेत्र में जो है थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। जनजाति से रिलेटेड आप इस क्लास में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण जनजाति से रिलेटेड यूपी के जितनी भी जनजातियां हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं हम आपको करा रहे हैं। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है, इलाहाबाद में, ललितपुर में, सोनभद्र से या मिर्ज़ापुर में। तो अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, यहाँ पर देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सोनभद्र जिला जो है हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, सोनभद्र जिले में जो है वो बैगा जनजाति जो है वो निवास करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर देखने को मिलता है कि दिया गया है कि राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय खोला है। थारू जनजाति के लिए लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय खोला है। लखीमपुर में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में, बिजनौर में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, लखीमपुर में। कहाँ खोला है, लखीमपुर में जो है वहाँ पर थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है। तो इस तरह से हमारे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लखीमपुर जो है हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है। तो राज्य की जो थारू जनजाति है इसके द्वारा चावल से बनाई गई जो मदिरा है, जिसको हम लोग शराब के नाम से भी जानते हैं, शराब कहा जाता है। तो बनाई गई चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माड़, जाड़, कड़ा या पाड़। तो चारों ऑप्शन में अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो जाड़ ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है, जाड़ कहा जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति जो है वो किन जिलों में निवास करती है। बलिया व जौनपुर में, देवरिया व गोरखपुर में, मऊ व आजमगढ़ में, सोनभद्र व वाराणसी में। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सोनभद्र व वाराणसी हमारा जवाब राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमको यहाँ पर सही देखने को मिलता है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर देखते हैं कि किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है। किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है। तो कुरु महाजनपद की, पांचाल महाजनपद की, काशी महाजनपद की या चंदी महाजनपद की। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखते हैं तो हमारा पांचल महाजनपद जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो पांचल महाजनपद राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार जो था वो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि चंद्रपुर तारा विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है। तो चंद्रपुर तारा विद्युत ग्रह जो है वो किस जिले में स्थित है, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में, सरायकेला में। तो आइए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो बोकारो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बोकारो के अंदर चंद्रपुर तारा विद्युत जो है ये ग्रह यहाँ पर स्थित है। आइए
इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना, जो मेजा ताप विद्युत परियोजना है वो किस जिले में लगाई जा रही है। तो कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या मुजफ्फरपुर नगर में। तो अगर बात करें मेजा विद्युत परियोजना ताप का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा किस जिले में लगाई जा रही है, तो इलाहाबाद के अंदर लगाई जा रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो आइए इसी के साथ में हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। तो उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र शुरुआत की गई। तो उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई। तो मेजा में, पारीक्षा में, करछना में, रोजा में। तो इस तरह से आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा रोजा, जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा हमारा राइट रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत हुई, रोजा के अंदर होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रभावित लेख प्राप्त हुआ है। किस स्थान पर अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रभावित लेख प्राप्त हुआ है। तो प्रयाग में, कौशाम्बी में, मथुरा में, वाराणसी में। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा देखने को क्या मिलता है, प्रयाग में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रयाग में जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से ये क्वेश्चन दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय स्थित है। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ादी विश्वविद्यालय स्थित है। तो अलीगढ़ में, कानपुर में, सीतापुर में या लोहड़ में। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो कानपुर के अंदर जो है यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा जो है वो कब आरंभ होती, 1975 में, 1999 में, 1912 में, 1935 में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1975 जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर देखने को सही मिल सकता है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी। तो पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी, रायबरेली में, अम्बेडकर नगर में, औरैया में या सिंगरौली में। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगरौली देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहें क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को क्लास को पूरा देखेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे, तभी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है। तो थारू जनजाति के बारे में अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें कि इसका सही कथन कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। तो उल्टावा थारू जनजाति की एक उपजाति है, सही है। इनका मुख्य भोजन चावल है, ये भी सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ये थारू जनजाति के बारे में बताया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लट भरवा भोज कब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति द्वारा जो लट भरवा भोज है वो कब दिया जाता है, त्योहारों के अवसर पर, मृत्यु होने पर, विधवा विवाह के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है, विधवा विवाह के अवसर पे। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो विधवा विवाह के अवसर पे जो है लट भरवा भोज यहाँ पर दिया जाता है। आइए इसी के साथ में हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, नरौरा परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम चारों ऑप्शन के बारे में, राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो गंडक परियोजना जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो परियोजना है वो नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार
तीनों जगह से सम्मिलित परियोजना रहने वाली है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है कि परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? सहारनपुर में, इलाहाबाद में, नरौरा में, साहिबगंज में। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा क्या देगा, नरौरा जो जवाब यहाँ पर दिया गया है सही दिया गया है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो परमाणु विद्युत केंद्र राज्य कहाँ पर स्थित है? नरौरा के अंदर स्थित है। तो आइए इसी के साथ में और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत है। कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो आइए बात कर लेते हैं इलाहाबाद में, वाराणसी में, मिर्जापुर में, लखीमपुर खीरी में। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन का बात करें कि अनुसूचित जनजाति जो है वो सर्वाधिक प्रतिशत लखीमपुर खीरी के अंदर है, तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग आंसर देखने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बाद आंसर देखिए, तो आकि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो आपकी माइंड में ज़्यादा क्लिक करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप लोगों को अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि जो है मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर में, मथुरा में, काशी में या आगरा में। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो आगरा के अंदर जो है इनका जन्म, दोनों लोगों का जन्म दोस्तों यहाँ पर हुआ था। आइए इसी के साथ में और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस घाटी से माता देवी की प्रतिमा मिली है। तो उत्तर प्रदेश के किस घाटी से माता देवी की प्रतिमा मिली है? चकिया घाटी से, सिंगरौली घाटी से, बेलन घाटी से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो चकिया घाटी जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चकिया घाटी से जो है माता देवी की प्रतिमा देखने को मिली है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है। तो राज्य में नरौरा परमाणु संयंत्र अभी रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था और इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु संयंत्र से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये सहारनपुर में, बुलंदशहर में या और भी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं रायबरेली में या बुलंदशहर में। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो बुलंदशहर जो हमारा जवाब होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र है? तो बुलंदशहर के अंदर ये व्यवस्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न का जवाब क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले ही बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1994 में, 1998 में, 2002 में या 1990 में। तो अगर हम चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो 1998 जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है। घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? करछना में, मेजा में, रमाबाई नगर में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो रमाबाई नगर जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो घाटमपुर परियोजना जो है वो रमाबाई नगर में स्थापित की गई है। आइए इसी के साथ भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना जो है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश व बिहार की, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश व राजस्थान की, उत्तर प्रदेश व गुजरात की। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राजघाट बांध परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो देश का कुल खाद्यान्न जो है वो कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है? तो 19.8%, 18.6%, 20% या 17.5%। अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो आइए देखते हैं। तो 18.6% जो यहाँ पर है वो उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों इसका जो है प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है कुल देश के खाद्यान्न से। तो आइए
इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर कृषि के बारे में बात हो रही है कि कृषि का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, 18%, 20%, 19% या 21%। आइए अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पर तो 20% जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत, तो 20% जो है वो उत्तर प्रदेश में ही यहाँ पर स्थित है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ये छप सकता है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है। तो पिपरी सोनभद्र जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पिपरी में सोनभद्र के अंदर दोस्तों जो है गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर परियोजना स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है। तो इलाहाबाद के अंदर कौन सी परियोजना स्थित है, करछना ताप विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना, बारा ताप परियोजना या उपयुक्त सभी। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं उपरोक्त सभी। तो इलाहाबाद के अंदर जो है वो तीनों परियोजनाएं हैं जो वो देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई। तो उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी की खुदाई है वो किसके निर्देशन में कराई गई थी, डॉक्टर पी.के. सिन्हा, दयाराम साहनी, जी.आर. शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में आइए देखते हैं तो जी.आर. शर्मा जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बेलन घाटी की खुदाई जी.आर. शर्मा निर्देशन में कराई गई थी। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको करा रहे हैं तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आप लोग इनको कॉपी पे नोट करते रहें और एक बार रिवीजन करने के बाद आप लोग के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं कि 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी में जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था। तो 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था। तो रितुल चटर्जी, अनुराग सिंह, आशीष या नरसिंह यादव। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो आशीष ने जो है वो जिम्नास्टिक में रजत पदक जो है प्राप्त किया था। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर केवल चावल की ही खेती की जाती है। तो इसके राइट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो 18% भाग पर जो है उत्तर प्रदेश के चावल की ही खेती यहाँ पर की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि पांचाल का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कुछ इसी से रिलेटेड, उसके बाद फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो आइए देखते हैं कि पांचालों का जो विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये 3 क्षेत्र तक है और क्षेत्रों तक था तथा पांचाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो पांचाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो आइए बात कर लेते, कंपिल्य को बनाया था। किसको बनाया था, कंपिल्य को बनाया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, कंपिल्य को बनाया था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, खरवार, माहीगीर, थारू, बुक्सा। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो माहीगीर जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परहरिया जनजाति, थारू जनजाति, बैगा जनजाति या सहरिया जनजाति। तो चारों में से कौन सी जनजाति है जो दीपावली को त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो आइए देखते हैं नीचे किसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो थारू जनजाति जो है वो दीपावली को दोस्तों शोक के रूप में मनाती है। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का
स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो 1980 में, 1973 में, 1983 में या 1993 में। तो इसका हम राइट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें, देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 1983 जो यहाँ पर हमको राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? तो अगर हम बात करें आइटम चिन्हट में, कहाँ की गई है? चिन्हट में की गई है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में उर्दू का द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो आइए बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 1989 जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो 1989 ईस्वी में उर्दू की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। आमला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में है, दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें तीनों ऑप्शन जो है हमारे राइट दिए गए हैं। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है कि आमला ताप परियोजना कहाँ पर है? बरेली के अंदर है। औरैया ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? औरैया में है। और दोस्तों दादरी ताप विद्युत परियोजना जो है वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर स्थित है। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो आइए देखते हैं कि विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। 1959 में किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 1959 को किया गया था। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और जिन भी बच्चों को यूपीपी की स्पेशल तैयारी करने हैं तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? पूर्व सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन या जर्मनी। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट रहने वाला है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थित है? तो किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थित है? बेतवा नहर पर, घग्घर नदी नहर पर, शारदा नहर पर या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो शारदा नहर हमारा जवाब जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो शारदा नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र जो है वो स्थापित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आइए इसके बारे में राइट ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा 3। कितने हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 3 है सिर्फ। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत में अपना सौर ऊर्जा लगवाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव तो रामपुरा है। और रामपुरा गांव जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आइए बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया है। तो अगर सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गाँव तो रामपुरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और रामपुरा गाँव कहाँ स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में या झांसी में? तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो झांसी के अंदर जो है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। आइए इसी के साथ में और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? वत्स,
कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो अगर हम चारों ऑप्शन के बारे में, राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो श्रावस्ती जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो श्रावस्ती जो है वो कौशल महाजनपद की राजधानी है। आइए इसी के साथ में और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन का, कि किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है। किस जनजाति का संबंध जो है वो सही सुमेलित है। माहीगीर, बहराइच, बुक्सा, बिजनौर। अगला जो हमारा ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है, खरवार, ललितपुर, थारू, बाराबंकी। तो हमारा जो यहाँ पर बुक्सा जो है जनजाति वो बिजनौर के अंदर पाई जाती है। बुक्सा जनजाति कहाँ है, बिजनौर के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुक्सा जो है वो कहाँ पाई जाती है, बिजनौर के अंदर पाई जाती है। तो हमारा यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि कौशाम्बी ने किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी। तो मिहिरकुल ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने या हुड़ नेता तोर माड़न ने। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हुड़ नेता तोर माड़िन ने जो है यहाँ पर क्षति पहुँचाई थी। किसको पहुँचाई थी, कौशाम्बी को पहुँचाई थी। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी। हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों द्वारा की गई थी। तो अगर बात करें मुसलमानों द्वारा, आर्य लोगों द्वारा, भारत सेवक समाज द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो भारत सेवक समाज के द्वारा जो है वो आलमगीरपुर की खोज सबसे पहले की गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मथुरा के अंदर जो है यहाँ पर सबसे कम बारिश जो है वो देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मथुरा जो है यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर लगाए गए हैं। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर लगाए हैं, महोबा में लगा हुआ है, चित्रकूट जिले में लगाए गए हैं, गोरखपुर जिले में लगाए गए हैं। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग तीनों जिलों में लगाए गए हैं, महोबा, चित्रकूट, गोरखपुर, तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर देखते हैं कि राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं। राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं वो कितने जिलों में लगाए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। अभी जैसा कि हमने आपको बताया है तो ये तीनों ऑप्शन जो होंगे हमारे राइट हो जाएंगे। तो राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग कितने जिलों में लगाए गए हैं, 3 जिलों में लगाए गए, जिनके नाम हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको कराया है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो 8वां, 9वां, 10वां या 7वां। तो चारों ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9वां जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश का कौन सा स्थान है, तो देश का 9वां स्थान है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न पर क्या दिया गया है कि कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, आगरा के अंदर, सोनभद्र के अंदर, सहारनपुर के अंदर या मिर्ज़ापुर के अंदर। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, किसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सोनभद्र जो जिला होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो सोनभद्र के अंदर स्थित है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वन रावत जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जनसंख्या है न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों की सूचीबद्ध किया है। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। तो आइए देखते हैं किस वर्ष में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2003 में जो है उत्तर प्रदेश ने 10 नई जनजातियों की जो है सूचीबद्ध किया है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी, इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वत्स महाजनपद की। किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स महाजनपद की राजधानी है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य में प्राप्त हुए थे? उत्तर वैदिक काल में मृत भांड के अवशेष किस राज्य में प्राप्त हुए थे? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया? हिमाचल प्रदेश में या बिहार में। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा राइट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उत्तर वैदिक काल में मृत भांड जो दोस्तों मृद भांड जो कि अवशेष थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? तो पांचाल महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की, कोसर महाजनपद की या कुरु महाजनपद की। तो अगर चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो कुरु महाजनपद जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए इसी के साथ में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको कराए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में भी आई होगी। तो जिन भी बच्चों का यूपीपी का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को दोस्तों लगा हुआ है उनके लिए समय बहुत ही कीमती हुआ है, बचा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग डेली क्लास करते हैं तो आपकी जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। हम आपको हिंदी की क्लास भी कराएंगे जो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जितने भी डेली के अपडेट हो वो हम आपको आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।